नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। करनाल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए और इस दौरान सरकार के कामकाज का मूल्यांकन किया गया। और करनाल में सीएम ने सेक्टर 6 में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को कहा है कि निगम पार्षदों के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जाए। तो बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। साथ ही साथ पार्षदों के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर के जो लगातार इससे पहले भी पार्षदों की तरफ से शिकायत रखी गई थी, तो उन सभी चीज़ों को इस दौरान रखा गया। हालांकि इस बैठक में सांसद संजय भाटिया भी शामिल हुए और विकास कार्यों का इस दौरान जायजा लिया गया। बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक में कोशिश यही की गई कि जो जिला स्तर पर जो पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ उनके जो काम हैं वो आगे प्रदेश के अंदर हो सके। क्योंकि मैं भी एक प्रकार से यहाँ इस बैठक में अपेक्षित था। पहले तो मेरा कार्यक्रम था ऑनलाइन करने का, लेकिन मेरा कुछ कार्यक्रम बदल गया। मुझे दिल्ली जाना था, तो मैंने समझा कि यहाँ प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाएगी। तो आज मैं इस बैठक में आया था। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी, अभी 4 बजे खत्म हुई है। कुल मिलाकर ऐसी बैठकों में हम लोग अपने काम का मूल्यांकन करते हैं कि संगठन के काम में जो कार्यकर्ता जो अपेक्षा होती है उनकी तरह काम उसमें करने की उनकी जो उन्होंने काम किया उसकी रिपोर्टिंग होती है। आगे के लिए उनको बताया जाता है कि जो संगठन के कार्यक्रम होते हैं वो सब कार्यक्रम दिए जाते हैं। सरकार की ओर से सरकार की उपलब्धियाँ वो भी उनको बताई जाती हैं ताकि जन जन तक। नगर निगम अधिकारियों और पार्षदों के बीच में पिछले लंबे समय से चल रही तनातनी को खत्म करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बैठक की और बैठक के दौरान पार्षदों ने जहां अपने वार्ड में विकास न होने का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ा, तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों की नाराजगी को दूर करते हुए एक हफ्ते में उनके वार्ड में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू करने की बात कही है। अधिकारियों और पार्षदों के बीच में पिछले लंबे समय से चल रही तनातनी को आज खत्म करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक के दौरान जहां एक तरफ तमाम पार्षद मौजूद थे तो वहीं अधिकारी भी मौजूद थे और दोनों के बीच में सवाल जवाब किए गए और उनसे अधिकारियों से जवाब मांगे गए। लेकिन इस बीच में जिस तरह से पार्षद अपने वार्डों में विकास का रोना रोते रहे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल मीटिंग के दौरान उठा। ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से तमाम पार्षदों को समझाने की कोशिश की गई और यहाँ तक कहा गया कि उन्हें जल्द ही जो 1 करोड़ रुपए उनके वार्ड में विकास के लिए देने हैं वे उन्हें मिल जाएंगे। इसके लिए टेंडर बाकायदा लगा दिए गए हैं, यानी कि 1 हफ्ते बाद उन वार्डों में विकास कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तमाम ऐसे दावे हैं, जब जमीनी हकीकत पर उतरेंगे तब पता चल सकेगा कि पार्षद क्या नाराजगी उनकी अभी भी है या दूर हो चुकी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी में बन रहे फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के निर्माणाधीन कार्य का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान अनिल विज निर्माण कार्य में लेट लतीफी और कमियों के लिए अधिकारियों को मौके पर ही सख्त आदेश और निर्देश देते हुए नजर आए। अनिल विज ने कहा कि ये अंबाला के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम और ऑल वेदर स्विमिंग पूल यहां बनकर तैयार हो रहा है। इससे पूरे हरियाणा और देश में अंबाला का नाम अब होगा और अधिकारियों को स्टेडियम को लेकर के टाइमलाइन बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि ढिलाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये अंबाला छावनी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम और ऑल वेदर स्विमिंग पूल यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। आज मैंने और डीसी साहब ने इसमें देखा है कि कौन कौन सी कमियाँ इसमें रह गई हैं और उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए और ये सारे हिंदुस्तान में अंबाले का नाम होगा, हरियाणा का नाम होगा। दूर दूर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया करेंगे। ये सब कितनी लागत से बन रहा है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, इसके लिए अभी मैंने कहा है कि इसकी टाइमलाइन बनाई जाए, तो डीसी साहब इसकी टाइमलाइन बनाएंगे कि हमें डेट वाइज बनाकर दें कि जो काम रह गया कौन सा काम किस तारीख तक पूरा होगा और जो नहीं करेगा
उसके खिलाफ मैंने कह दिया मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने पंजाब में बिजली की समस्या पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने सभी बिजली निगम में एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया कि अगर बिजली किल्लत से लोगों को परेशानी आई तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी और इसी सब को लेकर के परेशानियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस दौरान बिजली मंत्री की तरफ से अपनी बातें रखी गई। हरियाणा में 12वीं का रिजल्ट जल्द आएगा और उसके लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पासिंग फॉर्मूला जारी कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा का फार्मूला तैयार कर न केवल विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया है बल्कि पूरी कवायद भी शुरू कर दी है। साथ ही तमाम स्कूलों को निर्देशित किया है कि 6 तारीख तक वो 10वीं 11वीं और 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपने अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड कर दें। और जिस तरह से परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है उसके मुताबिक सेकेंडरी यानी 10वीं के 30% अंक, 11वीं के 10% अंक और 12वीं के 60% अंकों को अधिमान देकर उनको उसी तरह से कंपाइल किया जाएगा। उसके बाद परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह के मुताबिक परीक्षा परिणाम 25 जुलाई से पहले घोषित कर दिया जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कमर कस ली गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की इस बार परीक्षा नहीं हो पाई थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं बोर्ड को अब मशक्कत करनी पड़ रही है। 10वीं का ओपन का परीक्षा परिणाम अगर मैं जिक्र करूँ 7 तारीख यानी बुधवार को जारी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमन कुमार के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। वहीं कोरोना काल में वन विभाग ने एक अनूठी पहल करते हुए मानसून में इस बार औषधीय पौधे मुफ्त बांटने की योजना शुरू की है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाले तुलसी, गिलोय और आंवला के हजारों पौधे घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इनके अलावा सजावटी और फलों के पौधे भी बांटे गए और मानसून के मौसम में वितरण के लिए वन विभाग की हांसी के पौधशाला में पौध तैयार हो चुकी है और मुफ्त पौध वितरण करने का लक्ष्य बीते साल के मुकाबले 2 गुना रखा गया। इस बार खास तौर पर औषधीय पौधे जैसे तुलसी, गिलोय और आंवला की पौध अधिक लगाई गई है। वन विभाग का ये उद्देश्य है हर घर इम्यूनिटी बूस्टर पौधे पहुंचाए जाएं जिससे लोग इनके लाभ ले सकें और कोरोना वायरस से लड़ने की शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर पाएं। प्री मानसून के साथ ही वन विभाग ने पौध वितरण के लिए पूरा खाका तैयार किया है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ठंडे पानी की तलाश में लोगों को एक बार फिर से पुराने मिट्टी के बर्तन याद आने लगे हैं। मेवात जिले के मालब गांव के अलावा जिला मुख्यालय न्यू शहर में रंग बिरंगे आकर्षक डिजाइनों में बने मिट्टी के बर्तन लोगों की इन दिनों पसंद बने हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों का भी इससे गुजारा हो रहा है तो लोग भी गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदने को मजबूर हो गए हैं। प्रजापति बिरादरी के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कई दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में मिट्टी के बर्तन एक तरह से लोगों ने खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दिया था जिससे इनके व्यवसाय पर गहरा असर पड़ा था और प्रजापत समाज के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन अब अच्छी और राहत की बात यह है कि भीषण गर्मी की वजह से ही सही लोग एक बार फिर मिट्टी के बर्तनों की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। मटके जी बहुत परेशानी ऐसे नहीं, बहुत मट्टी लगती है इनमें। पहले इनकी सूखी मिट्टी आती है, फिर इसको गीला करते हैं, फिर इसको बनाते हैं। इसमें बहुत ऐसे थोड़ी बन जाता है, कोई एकदम नहीं बनता, बहुत खर्चा आता है, ऐसे थोड़ी है। और इसके पानी पीने से बहुत फ़ायदे होते हैं, ऐसी कोई नहीं है। जो इसका पानी पीते हैं ठंडा भी रहता है, कोई बीमारी भी नहीं लगती है। और मिट्टी के बर्तन में जितना भी खाया जाए कोई भी चीज़ है सबसे वहीं चरखी दादरी में मौसम ने मिजाज बदला और झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। जिस गर्मी व तपिश की वजह से चरखी दादरी जिले के लोग परेशान थे वो तपिश आज कुछ कम हुई है। जी हाँ, इलाके में आज जिस कदर झमाझम बारिश हुई थी उसके बाद ना केवल आमजन के बल्कि किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का इंतजार था कि कब बारिश हो, कब फसलों की सिंचाई की जा सके और कब तापमान में गिरावट दर्ज की जाए। और ठीक वैसा ही हुआ। जिस तरह से झमाझम बारिश हुई थी उसके बाद ना केवल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है बल्कि आमजन के चेहरे खिलना भी लाजमी सी बात है। आपको बता दें कि राजस्थान से सटे दक्षिणी हरियाणा के चरखी दादरी इलाके में जिस तरह से लगातार गर्मी में तपिश बढ़ रही थी, तापमान 47 डिग्री के पार था, लोग हलकान थे। लोगों को इस बात का इंतजार था कि आखिर कब बारिश की बूंदें बरसे, क्योंकि इलाके में पूरी तरह से लोग जो है ना केवल
नहरी पानी से महरूम हैं, बल्कि अगर साथ ही साथ बात करें बारिश के पानी पर फसलों के लिए निर्भर करते हैं। ऐसे में आज जिस तरह से प्री मानसून बारिश दर्ज की गई थी, उसके बाद अब मौसम में जहां ठंडक दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे भी खिले हैं। चरखी दादरी से सोगिया नील लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट अमन कुमार के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं सोनीपत के गोहाना में मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। गोहाना सोनीपत रोड पर सीवरेज की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से थोड़ी सी ही बारिश में जलभराव की स्थिति बन गई। देर रात हुई बारिश से सब्जी मंडी में पानी भर गया। जल भराव की स्थिति के चलते मंडी में आने वाले लोगों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं फतेहाबाद में बिजली चोरी के खिलाफ महाअभियान चलाया गया। योगनगर इलाके में बिजली निगम ने यह अभियान चलाया और इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि महेश मक्कड़ के घर बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली के खंभे से डायरेक्ट तार लगाकर चोरी की जा रही थी। में हमने अभी चेकिंग की, ठीक है, और चेकिंग कैथल में जिला उपायुक्त ने नगर परिषद में पौधारोपण करते हुए पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करना चाहिए। इसके अलावा जिला उपायुक्त ने कहा कि धरती पर जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी ही अधिक जीवन, ज्यादा ऑक्सीजन मिल सकेगी। कुरुक्षेत्र में किसान धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, जिससे किसानों को कम मजदूरी के साथ साथ पानी और पैसे की बचत कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक धान की सीधी बिजाई से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार अच्छी होती है। साथ ही सरकार भी किसानों को प्रोत्साहन देती है। पलवल जिले के हसनपुर थाना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। राशन डिपो पर गरीबों को बांटा जाने वाले अनाज को बेचने के मामले में फूड सप्लाई विभाग के AFSO सुरेश पांचाल और दिनेश ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया। पलवल जिले में गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा था। आपको बताते जो गरीबों को डिपो पर राशन दिया जाता है, उस राशन में काफ़ी दिनों से घोटाला चल रहा था। सरकार ने इसके लिए काफ़ी इंतजाम किए, बायोमेट्रिक सिस्टम भी शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी गरीबों के हक पर लगातार डाका डाला जा रहा था। इसी को लेकर पुलिस ने 9 जून को आटा मिल हसनपुर से 770 कट्टों को मौके पर ही पकड़ा, जो गरीबों के लिए बांटा जाना था, लेकिन ये अनाज मिल के अंदर अधिकारियों की मिलीभगत से बेचा जा रहा था। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने इस मामले को उजागर करने के लिए एक SIT टीम गठित की, जिसमें पुलिस ने एक AFSO सुरेश पांचाल और जो डिपो पर राशन पहुंचाने वाला जो ठेकेदार है दिनेश कुमार, उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनको अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया है, क्योंकि इनसे बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जब इस बारे में DSP दिनेश कुमार से बात की तो उनका कहना है कि इसमें भारी घोटाला सामने आएगा, इसमें करोड़ों का घोटाला सामने आएगा, क्योंकि कई सालों से ये लोग गरीबों के हक पर डाका डाल रहे थे। ये राशन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा था, इनको मिलों के अंदर बेचा जा रहा था। अब देखना होगा कि पुलिस रिमांड के दौरान कितना बड़ा खुलासा करती है और कौन कौन अधिकारी इसमें और शामिल हैं, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है, और पुलिस का कहना है कि उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरह से इस मामले में कितने अधिकारी और कर्मचारी के नाम सामने आते हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज। यमुनानगर के फर्कपुर थाना क्षेत्र की नंदा कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलोनी में रहने वाले मां बेटे के शव कमरे से बरामद किए गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यमुनानगर के फर्कपुर एरिया की नंदा कॉलोनी में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक मां और बेटा मृत मिले। मां की उम्र लगभग 90 साल है और बेटा 55 साल का है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये लोग जो है घर पर ही रहते थे, इनका कोई काम नहीं था। जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वही इन्हें खाना देने आते थे। जब आज एक व्यक्ति ने खाना देने आए तो उन्होंने देखा कि माँ और बेटा मृत पड़े हैं और दोनों के मुंह से खून चल रहा है। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस जो फर्कपुर पुलिस को दी। मौके पर SHO और IO पहुँचे। उन्होंने देखा कि माँ बेटे के मुँह से लहू बह रहा है। उन्होंने तुरंत जो है डेड बॉडी कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए
भिजवा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इनका मर्डर हुआ है, इन्होंने सुसाइड किया है या भूख के कारण इसकी मौत हुई है, क्योंकि हो सकता है कि कई दिनों से इन्होंने खाना ना खाया हो। तो जो घटना कैसे घटी और कैसे इनकी जांच है, कैसे ये एक जांच का विषय बन गया है। जो काज ऑफ डेथ जानना जरूरी है। डॉक्टर ही पोस्टमार्टम के बाद बता पाएंगे कि जो ये मौत है हत्या या इनकी जो भूख से जान गई है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। जिला खबर में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।